is 5th May 19... Order! This is 5th May... Order! This is 5th May 1930. लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की कार्यवाही शुरू होती है। बहुत जल्दी नहीं हो गई क्या? पकड़े हुए साली तो हुआ हमको। मिस्टर सिंह एंड द ग्रुप, आप लोगों पर सुप्रिंटेंडेंट सैंडर्स को नाजायज हथियार से कत्ल करने का इल्जाम लगता है। How do you think? Guilty or not guilty? जी अगर जज साहब अगर जायज हथियार से मार देते तो इल्जाम नहीं लगता क्या? Order! Behave properly. This is code. ओ अच्छा बता दिया। हम तो तबेला समझे हुए थे। जैसा कि सबूत बतलाते हैं, असेंबली बम केस में भी आप लोगों की जेब से इंग्लिश पिस्टल बरामद हुई थी। अब ब्रिटिश साम्राज्य के पास हथियारों की कमी नहीं है। हमें हैरानी ना होती अगर उस दिन हमारी जेब से इंग्लिश टैंक बरामद हो जाता। आप लोगों ने अपना वायदा तोड़ा है मिस्टर सिंह। आप लोगों ने फिर से भूख हड़ताल शुरू कर दी। आप लोगों ने अपना वादा तोड़ा है। आप लोगों ने हमारी मांगों को मान तो लिया था, लेकिन आपने उन्हें अमल में लाने से इनकार कर दिया। आप लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए मिस्टर सिंह कि आप लोग सिर्फ रिक्वेस्ट करने की हालत में हैं। और आप लोगों से ज्यादा ये एहसास आज किसी को नहीं है कि आज हम वार्निंग देने की हालत में हैं। आप लोगों की डिमांड्स पर गौर किया गया। आपकी खाने को लेकर की गई कंप्लेंट्स बेबुनियाद पाई गई, क्योंकि इस समय हमारे जेलों के खाने का स्टैंडर्ड एवरेज से बेहतर है। सब्जी में कॉकरोच और रोटी में मिट्टी को अगर ब्रिटिश सरकार बेहतर खाना कहती है तो वी रियली डाउट द ब्रिटिश टेस्ट ऑफ फूड। लंदन में इसे पोटैटोस विद कॉकरोच और चपाती विद फिश के नाम से सर्व किया जाता है। हिंदुस्तान में इसे घटिया खाना कहते हैं। आप लोगों की दूसरी मांग है कि आप लोग पॉलिटिकल बिजनेस हैं, इसीलिए आप लोगों से स्तर से नीचे का काम ना कराया जाए। काम होता है मिस्टर सिंह, उसमें स्टैंडर्ड की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो एक काम कीजिए ना, कभी सब्जी में हमें बिठाइए, हैं? कुछ घोड़ों की लगाम में खानी है। अब अपनी नेम साहिबा को अपने बगल में बिठा के उनसे कहिए कि अपनी पतली पतली महीन आवाज में चिल्लाएं। मिस्टर टाइम की सवारी आने वाली है। आपके स्टैंडर्ड का फर्क मालूम चल जाएगा आपको। आप लोगों की तीसरी मांग है कि आप लोगों को पढ़ने और लिखने का सामान रोक भेजने की सुविधा दी जाए। साथ ही हर प्रिजनर को कम से कम एक न्यूज़पेपर सरकारी खर्चे पे मुहैया कराया जाए। जी। नहाने की अच्छी सुविधा हो और पहनने को साफ कपड़े। आप लोगों को क्या लगता है, आप किसी हिल स्टेशन पे बैठे हैं और कैसोली पर हैं? जी तो वकील बाबू, अब आप लोग अपना घर बार छोड़कर हमारे मुल्क में ऐसे घुसाए हैं जैसे भैया कोई ऑनरेबल लेडी अपना नाजायज बच्चा पैदा करने के लिए सोसाइटी से बाहर जाती है। तो वकील साहब, आपको क्या लगता है हमारा ये जो मुल्क है हिंदुस्तान, ये कोई नर्सिंग होम है और आप लोग यहाँ मैटरनिटी लीव पर हैं? इन लोगों ने नाजायज बमों की फैक्ट्री लगाई। यस। और आपने उसमें सहयोग दिया। यस। योर विटनेस मिस्टर भगत। शिव। हाँ तो फैक्ट्री हमने लगाई। हाँ। किस ने? करीब सारे। मगर उसके लिए तो बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है। इतने भी पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, हमें भी काम चल जाता है। क्यों? अगर आप मेरठ से गन कॉटन खरीदें। गन कॉटन कलकत्ता में मिलता है मिस्टर। सिर्फ सर्दियों में, वरना आप उसे घर में भी बना सकते हैं। राइट, और हमने बनाया बिना पोटेशियम नाइट्रेट, बिना सल्फेट के। हम वो भी लाए। और बमों के खोल मिल जाते हैं आसानी से बाजारों में, बस सबूत नहीं छूटना चाहिए। प्लास्टिक के खोल से आप बम कैसे बना सकते हैं मिस्टर घोष? बम में हमेशा मेटल का खोल लगता है। पटाखे और बम में फर्क होता है मिस्टर घोष। यकीनदार जिंदा नहीं है, होते तो बतलाते कि इस आदमी को पटाखा तक बनाने नहीं आता। पोटेशियम नाइट्रेट 100 मीटर 70%, सल्फर 15%, चारकोल 10%, कार्बन के प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद घरों में काम आने वाला शीशा गिरचा, उसको एक मेटल के खोल के अंदर भरकर
You have to ओ be. मैया रंग दे बसंती चोला रंग दे Roger, Roger. बसंती चोला माए रंग दे। You have to behave properly, Mr. Singh. आप लोग यहाँ हथकड़ी में ही बैठेंगे और याद रहे कार्यवाही के शुरुआत में मैं ये गाने के सेशंस हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। जहाँ तक हथकड़ी का सवाल है मिस्टर कोल्ड स्ट्रीम, तो हाथ हमारे हैं, चाह हमारी है, और टेररिस्ट और पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बीच में फर्क समझने की जिम्मेदारी आपकी है। जहाँ तक गानों का सवाल है, तो दिस इज इंडियन म्यूजिक। ये यहाँ तब बजता है जब धान कटता है, जब होली बनती है, जब चौका लीपा जाता है। अभी अपने गोरे गोरे हाथों से चौका लीप कर देखिए, आप भी इसे गाने के लिए बेचैन हो जाएंगे। आप लोग अपने आप को काला क्यों कहते हैं मिस्टर सिंह? आप लोग तो बुरे हैं। कोई प्रेम जी, फिर आप लोग भी अपने आप को गोरा क्यों कहते हैं? आप लोग तो गुलाबी है, गुलाबी। इससे काम नहीं चलेगा मिस्टर सिंह। तो कोर्ट में आने से इनकार नहीं कर सकते। अब ब्रिटिश हुकूमत के फैसले तो इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं मिस्टर कोल्ड स्ट्रीम। ना तो हमें उनको सुनने की कोई ख्वाहिश बची है और ना ही उनका इंतजार करने का सब। आपको मालूम है ये केस आप लोगों की गैर मौजूदगी में भी चलाया जा सकता है। हाँ, ऑर्डिनेंस ऑफ द स्पेशल ट्रिब्यूनल। वायसराय इवेंट के इस नए शगुफे का हमको पता है। जुडिशरी के इतिहास में शायद पहला मुकदमा होगा जो स्पेशल ऑर्डर से कैदियों की गैर मौजूदगी में चलाया जाएगा। रिस्पेक्टेड वायसराय के बारे में तहजीब से बात कीजिए मिस्टर सिंह। इस कंट्री के सबसे बड़े लीडर मिस्टर गांधी तक उनका नाम तहजीब से लेते हैं। मैं पता है आपके इस गांधी इवेंट एक्ट के बारे में, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत ने श्री गांधी की शांतिपूर्वक धरना देने की मांग को स्वीकार कर लिया है और साथ ही इंडियन इंडस्ट्रीज की रक्षा के नाम पर ब्रिटिश गुड्स पर 15% और नॉन ब्रिटिश गुड्स पर 20% टैक्स कटाया है, जो सिर्फ यहाँ के बुजुर्ग वर्ग के स्वार्थों की रक्षा करता है। ना ही किसानों पर से लगान कम है, ना ही नागरिकों पर से टैक्स, यहाँ तक कि नमक कर तक नहीं हटाया गया है। और साथ में सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ा गया है। शायद आपके गांधी साहब को ये मालूम नहीं कि 1915 की गदर पार्टी के सैकड़ों बंदी अपनी सजा पूरी होने के बावजूद जेलों में सड़ रहे हैं। मार्शल लॉ के सैकड़ों बंदी आज भी जिंदा कब्रों में गड़े हुए हैं। महुआ, देवगढ़, काकोरी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में से एक को भी नहीं छोड़ा गया है। बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चटगांव में सालों से केस चल रहे हैं। क्रांतिकारी औरतें अपने बच्चों और पति को छोड़ के भागी हुई है। न मालूम कितने फांसी की बात जो है। इनके बारे में क्या कहता है आपका ये गांधी इवेंट एक्ट? कुछ नहीं बोल पाया था वो गांधी, कुछ नहीं बोल पाए थे कांग्रेस के सारे सर्वे सर्वा, कुछ नहीं बोल पाए थे देश के वो सेल्फ स्टाइल्ड लीडर्स। दरअसल उन्होंने अदालत आना ही बंद कर दिया। शायद सरकार चाहती है। पर इस सदी का सबसे अनोखा मुकदमा चला जिसमें अभियुक्तों को तलब करने की जरूरत ही नहीं समझी गई। मैं तुम्हारा नाम भूल गया, मैंने बताया ही नहीं। कानपुर सिर्फ मुझसे मिलने आया? जी हाँ, जैसे सिर्फ दत्त साहब से मिलने गया था दिल्ली। बात 1965 की थी, आज 1994 चल रहा है। आज किसी को उस वक्त में क्या इंटरेस्ट जाग गया? जागना चाहिए था तब जागा नहीं। अब जब जागा है तो सिर्फ आप बचे। मैं आपको ये बतलाना आया हूँ कि ये 1994 इस मुल्क को हम जैसों की देंगे, उसकी नहीं। क्या मतलब? मैं उन हजारों लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करना आया हूँ जो उस वक्त उसकी तूफानी रफ्तार से अपने आप को बचा नहीं पाया और जिन्होंने उसकी शक्ल देख देख कर ही दूसरा भगत सिंह बनने का इरादा ठान लिया था। लेकिन
दौड़ नहीं पाए, कुछ लोग रुक गए, कुछ थक गए, कुछ फिसल गए। वो बीच में गायब होकर भी अपनी मंजिल तक पहुंच गया और आज 47 साल बाद भी रास्ते में बने। मेरे पास मेरा ताम्रपत्र है, मेरे स्वतंत्रता सेनानी होने का सर्टिफिकेट। मैं आज मर्सिडीज में आया, अपने एयर कंडीशन बंगले से निकल। मेरे सारे नाती पोते पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी पत्नी शहर की सबसे बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ऑनरेरी प्रेसिडेंट है। मिल रही सुविधाओं को इस्तेमाल कर लेने में हर्ज क्या है? ये बात आप कभी उससे बोल पाए थे? यहाँ चुनाव आता है, तुमने कुछ और चुना, उसने कुछ और। क्यों? 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 मैं वो क्यों नहीं चुन पाया जो वो चुन गया? ये हमने चुना है, ये हमारा चुनाव है, हमें इसमें फख्र होना चाहिए। अगर हमारे इस मूवमेंट से आने वाले कल के हिंदुस्तान को कोई दिशा मिलती है तो यही हमारी उपलब्धि होगी। कोई दिशा नहीं दे पाए थे तुम। आज भी तुम्हें सिर्फ साबुन के कैलेंडर पर देखकर याद किया जाता है सरदार भगत सिंह। लोगों की यादों में बसना हमारा मकसद नहीं, कल हमारा फैसला है। मजेदार बात नहीं है कि हमें पहले से मालूम है कि ये फैसला क्या होगा। कल मेरे इनकम टैक्स के मुकदमे का फैसला था। कोर्ट रूम में मेरी टांगें थर-थर कांप रही थी। अपने शिव की गर्दन में तो पैडिंग लगानी पड़ेगी, तब जाके कहीं बंदा फिट हो पाएगा। अबे तेरी गर्दन है भी असल आई अपने भगत के लिए तो। और अगर यही बात तो पंडित जी से कहता तो इसकी मजाल है जिस मौजे के रहते पंडित के जिस्म को। मैं भी अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा भगत, लेकिन एक बात है, तुम लोगों की याद बहुत आती है। कल मेरा छोटा पोता पंडित चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर को हाथ लगाकर पूछ रहा, Grandpa, who is this funny naked man with such a huge mustache on his face? Is he a model or something like that? वो वक्त भी एक तथ्य था और ये वक्त भी एक तथ्य है। तथ्य सिर्फ तथ्य होते हैं, उनमें तुलना नहीं होती। सरदार के मुकदमे के दौरान भगवती भाई बम बनाते हुए लाहौर में मारे गए। उनकी धर्मपत्नी हमारी अपनी दुर्गा भाभी आज गाजियाबाद में रहती। किसको मालूम काकोरी केस के इकलौते चिराग डॉक्टर मनमथ नाथ गुप्त आज निजामुद्दीन दिल्ली में रहते। किसको मालूम है कि कानपुर में रह रहे शिव वर्मा नाम के इंसान के हाथ उस इंसान के हाथ में तब थे जब वो अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहा है। अपने साथियों से मिलोगे? हमें तुम्हारी फांसी के पहले आंध्र प्रदेश की राजमहेंद्री जेल भेजा जा रहा है सरदार, विदा दोगे? साथ में एक सवाल, तुम मरने जा रहे हो सरदार, दिल से कहना, तुम्हें इसका अफसोस तो नहीं है? तुम लोग अपना काला पानी भोगने के बाद जेल से निकलना, एक खूबसूरत सी लड़की से शादी करना, 4-5 गोल मटोल बच्चे पैदा करना और कभी कभी उन्हें सुनाया करना कि तुम्हारे ऐसे ऐसे चाचा लोग भी थे। उस वक्त यार हम एकदम जिंदा हो जाया करेंगे। इसके अलावा इस 23 साल 5 महीने और 26 दिन की जिंदगी का इससे अधिक क्या मूल्य हो सकता है? बस वक्त खत्म हुआ।
सुना था। आखिरी इच्छा के तौर पर उसने लेनिन की जीवनी और रसगुल्लों का कुल्हड़ मंगवाया। जब जेलर ने राज महेंद्री जेल में मुझे खबर दी थी, मैं सीखियों से सर पटक के फूट के रो उठा। वासी के कमरे से जयदेव की सिसकियां सुनाई दे रही थी। सुना, दंगा भड़कने के डर से उन्हें वक्त से 11 घंटे पहले शाम ढले ही फांसी दे दी गई। तो उनकी लाशों को जेल की पिछली दीवार तोड़कर रातों रात फिरोजपुर रवाना कर दिया गया। वहाँ खौफ के मारे उन्हें अफजली हालत में सतलुज में फेंक दिया गया। उनकी समाधि आज भी वहाँ। आजाद उसके 1 महीना पहले ही जा चुके। अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद की मुठभेड़ में। बटुकेश्वर दत्त ने भी 1965 में यही इच्छा जाहिर कि उन्हें भी उन तीनों के पास ही दफनाया जाए। उनकी भी इच्छा पूरी। प्रेमदत्त 3 साल बामशक्कत, कुंदनलाल 7 साल बामशक्कत, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, कमलनाथ गया प्रसाद, किशोरी लाल, महावीर सिंह, आजन काला पानी और 24/5/1931 राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। मैं आज भी जिंदा हूं आजाद भारत में, जिसका सपना वो देखा करता। उसका सपना सुकून की सांसें होंगी, चारों तरफ उमंगे होंगी, भूख का नामो निशान ना होगा, अत्याचार ना होगा, कहीं कोई चीख पुकार नहीं होगी। वाकई आज कहीं कोई चीख पुकार नहीं, चारों तरफ खामोशी, सन्नाटा, वीराना। शायद इशारा कर रहा है किसी आने वाले तूफान का, किसी आने वाले बवंडर का। पहले कोड़ों की चोट का एहसास होता था कि कोड़े दिखते, आज वो एहसास मिट गया है कि कोड़े मारने वालों को ये सुविधा दे दी गई है कि वो दूर से बैठ के कोड़े फटकार सके। घोरों का राज तो उस गोरे मुल्क में वापस धकेल दिया गया था, आज किसी दूसरे गोरे मुल्क से धीरे धीरे वापस आ रहा। बहरहाल उसने कहा था, रुकना मत, मुकाम तो बहुत आएंगे, रुक गए तो थक जाओगे। मैं थकने के बावजूद चलने की कोशिश कर रहा हूं। बस कभी कभार रातों में जब उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा आंखों के सामने आ जाता है, तो ये पूछने की इच्छा जरूर होती है कि सरदार, यही था वो आजाद हिंदुस्तान जिसको पाने का तसव्वुर तुमने किया था। अहदे जवानी में हमने देखे थे कुछ ख्वाब सुहाने, एक नई दुनिया के फसाने, एक नई दुनिया के तराने। ऐसी दुनिया जिसमें कोई दुख ना झेले, भूख ना जाने। एक तरफ थी जनता सारे, एक तरफ
का ये सार्थक प्रयास बेहद ही सफल रहा। सभी कलाकारों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। सशक्त अभिनय, सशक्त कलाकार, सशक्त लाइटिंग, सशक्त दृश्य विन्यास, सशक्त कॉस्ट्यूम और सबसे खूबसूरत बात आप जैसे सशक्त दर्शक। जी हाँ, एक बार सभी तालियां बजाकर दर्शकों का भी स्वागत करें। सशक्त है कि कलाकारों का परिचय मैं देना वाजिब नहीं समझता। हर कलाकार स्वयं आगे बढ़कर अपना परिचय दे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस खूबसूरत कृति को हम तक लाने का जो ये सफल प्रयास रहा उसके लिए पूरी टीम को एक बार फिर से बधाई। आपके चंद लम्हों की हमें और ज़रूरत है। आइए शुरू करते हैं रंग संवाद का एक बेहतरीन कार्यक्रम जिसमें इस प्ले से संबंधित कुछ बातें की जाएंगी और आपके सजेशंस अगर आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारे बीच आज एक और हमारे साथी कलाकार मौजूद हैं जिनका अभी कुछ देर पहले कृष्णायन सभागार में बहुत ही बेहतरीन शो रहा। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे जोधपुर से साथी कलाकार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक श्री अरु व्यास को। साथ में रहेंगे नाटक के निर्देशक श्री अभिषेक गोस्वामी। दो साथियों का नाम लेना भूल गए थे। म्यूजिक पर थे राजदीप। सबसे पहले तो बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक्टर्स के लिए बहुत ही मजे हुए एक्टर्स, ये आप सब लोग लग नहीं रहा था, मुझे लगा मैं और बाहर लगा हूँ। बेहतरीन प्रस्तुति। बात करने के लिए हमारे पास वैसे तो बहुत सारी बातें हैं। मेरे ख्याल में मन में एक और चल रहा था, पता नहीं अभिषेक मुझे जवाब देगा या तो बहुत पुराना कई साल से जानता है, मुझे पता लगा मारेगा। बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा हूँ, पर हम लोग हम सब साथ एक ही परिवार के लोग बैठे हुए, इसलिए सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा था कि अभिषेक शायद इसका सही जवाब दे सकता है। मैं सालों से जानता हूँ इसको।
कि भारतीय रंगमंच में एक भगत सिंह भी है और एक आदि भी है। तो भारतीय रंगमंच का भगत सिंह अभी क्या सोच रहा है गांधी के लिए? क्या सोच रहा है, बड़ा मेटाफोरिकल मुहावरों में बात की है आपने कि भारतीय रंगमंच का भगत सिंह अभी क्या सोच रहा है। अगर प्रथम दृष्टया या पहली इमेज या पहला इमीडिएट रिस्पॉन्स इस सवाल का होगा तो भारतीय रंगमंच का भगत सिंह अक्सर मुंबई की ओर रुख कर लेता है, और लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक प्रथम दृष्टया हमको ऐसा लगता है, हम बहुत स्टीरियोटिपिकल आंसर करते हैं चीज़ों का, तो ऐसा लगता है। लेकिन एक थॉट प्रोसेस से गुजरकर और एक एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद रंगमंच हमें जीवन में क्या अनुभव देता है और विचार करने की क्या प्रेरणा देते हैं, हमारे अंदर संवेदनाओं को कैसे जगाता है, तो रंगमंच के अंदर ये ताकत है कि वो समाज को देखने का एक नज़रिया विकसित करता है और ग्रेजुअली अनुभव से गुजरते हुए वो विचार प्रक्रिया संभवतः ये जो HSRA का एक ग्रुप था, उस तरह के जो युवा थे, आज भी अगर वो अनुभव से गुजरते हैं तो ये चेतना उनके अंदर आती है समाज को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने आप से समाज के संबंध को लेकर। तो मुंबई जाना बुरी बात नहीं है, मगर एक रंगमंच के अंदर अनुभव के बाद जो चेतना विकसित होती है, वो चेतना विकसित होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ये भागदौड़ का ज़माना है, ठहरने का ज़माना नहीं है, और विचार करने के लिए ठहरना पड़ता है, संवेदनाओं में डूबने के लिए ठहरना पड़ता है। जिंदगी भगा रही है और उस भागने में भी कुछ लोग हैं जो भगत सिंह की वैचारिक प्रक्रिया में हैं और रंगमंच में बने हुए हैं, बने रहना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही मैं कुछ सोच रहा था, क्योंकि 94 से मैं देख रहा हूँ अभिषेक को, और भगत सिंह बाकायदा डटा हुआ है, फांसी हुई नहीं है। एक चीज़ मेरे को ख्याल आ रहा था कि भगत सिंह का संवाद था यहाँ, बहुत लेनिन की बात कर रहे थे, वो वेल रेड थे, क्योंकि भगत सिंह ने बहुत कम उम्र में काफ़ी पढ़ा था, शायद इसलिए वो इतनी बात भी कर पाए, और वो बार बार सवाल बन करके दूसरे और कॉन्स्पायर्स के सामने खड़े हो जाते थे, गांधी के सामने खड़े होते थे, कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने खड़े हो जाते थे, क्योंकि वो बात कह सकते थे, कुछ कहने के लिए, कुछ करने के लिए।